वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है वो जनरल करंट अफेयर्स पे है और वीडियो का टाइटल है 26 नवंबर 2025। इसमें 6 बजे तक का जो आज का न्यूज़ है 26 नवंबर का उसको शामिल किया गया है और इसमें 25 नवंबर के भी न्यूज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन पहले देख लें जो 25 नवंबर को जो वीडियो आया था जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स के न्यूज़ को कवर करता है, उसके मेन टाइटल्स क्या थे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में फॉरकास्ट किया है कि 2025 में ये 6.5% से ग्रो करेगा। फिर स्टैटिस्टिया का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्विक कॉमर्स मार्केट बन गया है आफ्टर चाइना एंड USA। फिर RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें इंडिया में जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसमें बेसिकली डील किया गया है आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है, एलआरएस स्कीम क्या होता है, कितने पैसे हम इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। आरबीआई के दूसरे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो नेट एनआरआई डिपॉजिट्स है बैंक्स में अप्रैल से सितंबर में उसका डिक्लाइन हुआ है। तो फिर भारत में एनआरआई अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, एनआरई, एफसीएनआरबी और एनआरओ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है डिटेल्स में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था कि साइबर फ्रॉड का कंप्लेन आता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो बैंक फ्रीज नहीं डेबिट फ्रीज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ लियन फ्रीज होगा। तो डेबिट फ्रीज क्या होता है, लियन फ्रीज क्या होता है और लियन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आरबीआई ने अनाउंस किया था कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूरो सिस्टम का टिप्स, ठीक है, इसका इंटरलिंकिंग का काम शुरू हो गया है। ठीक है, और फिर एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था भारत का सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड है वो HDFC बैंक है। पीयूष गोयल ने अनाउंस किया था कि इंडिया और कनाडा ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है टू रीस्टार्ट कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में 29 ओल्ड लेबर लॉज को इकट्ठा करके 4 लेबर कोड्स में नोटिफाई किया है। ये सारा चीज़ आपका डिस्कस किया गया है बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीडियो जो 25 को आया था, लिंक आपका नीचे दिया हुआ है। तो जो ज़्यादा फोकस करते हैं बैंक के एग्ज़ाम पे, आरबीआई के एग्ज़ाम पे या सेबी वगैरह का जो भी एग्ज़ाम्स होता है, इवन कहेंगे यूपीएससी का भी जो करते हो, इसमें आपको काम का चीज़ मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे या हिंदी में कहे तो संविधान दिवस। ये देखो 11 था, क्यों? फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया गया था 2015 में। 2015 में क्यों? क्योंकि 125th ईयर बर्थ एनिवर्सरी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं ना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। आर्किटेक्ट वही थे ना बेसिकली आपके, क्योंकि वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने, ठीक है, उसके वो अध्यक्ष थे। यानी कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं ना, बेसिकली उन्हीं के देख रेख में तैयार किया गया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो 2015 में उनका 125th एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया आज के बाद भारत में 26 नवंबर को मनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो उस हिसाब से 25 जो है 2025, ये आपका 11th हो गया ना। ठीक है, ये देखो हमेशा जो होता है ना, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत की फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए इस समारोह में हमेशा चीफ गेस्ट जो होती है ना, प्रेसिडेंट होते हैं। और इस बार अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखो ये थे। कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरा सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। इंडिया के जो 15th वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन, वो देखो बैठे हैं। और क्योंकि ये सारा हो रहा था आपका पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में ना, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, वहाँ पे टॉप मोस्ट जो होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, लोकसभा जो होता है उसका टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, लोकसभा स्पीकर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी उसके नीचे होते हैं रैंक के हिसाब से। इसीलिए देखो ये तीनों आदमी यहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा मोदी साहब भी थे और सारे लीडर्स वहाँ पे उपस्थित थे। इसमें प्रेसिडेंट ने
भाषण दिया ही और रिलीज किया कश्मीरी एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कश्मीरी एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कश्मीर भाषा में भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्रांसलेट किया गया है ताकि लोग उसको, जिसको कश्मीरी आता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं। ये तो देखो था ऊपर की बात। अब देखो, पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को सिंस 2025। ध्यान रखना, इससे पहले 26 नवंबर को मनाया जाता था लॉ डे, कानून दिवस। ठीक है, याद रखना 26 नवंबर को पहले मनाया जाता था लॉ डे। 2015 ऑनवर्ड्स लॉ डे से इसका नाम, कानून दिवस से इसका नाम चेंज करके इसको बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन डे। फंक्शन कहाँ हुआ था, सेंट्रल हॉल ऑफ द संविधान सदन। ये ध्यान रखना, संसद का एक नया बिल्डिंग बना है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है आपकी। ठीक है, तो फिर पुराने बिल्डिंग का क्या होगा, पुराने बिल्डिंग को ना एक नया नाम दे दिया गया है। पुराना जो पार्लियामेंट है जो ब्रिटिश जो आपका ब्रिटिश टाइम में बना था उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। सॉरी, इसमें जो भी आपका फंक्शन होता है ना वो सेंट्रल हॉल में होता है। ठीक है, तो सेंट्रल हॉल में ये फंक्शन किया गया था। हमेशा की तरह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसकी चेयरपर्सन थी। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया 9 लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस देखो कौन है, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया एंड असमीज। ठीक है, अब इस पे आते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, पहले इसको देख लो। ठीक है, इस बार के कॉन्स्टिट्यूशन डे का थीम क्या था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये थीम था आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 का। 26 नवंबर को ही हम लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं आप जानते हो। इंडिया में सेटअप किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसको काम दिया गया था कि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने एक बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का रूपरेखा तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर डिस्कस होता था, फिर उसको अडॉप्ट किया जाता था। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम खत्म हो गया, इसीलिए ना इसको कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन। इस दिन संविधान को स्वीकार किया गया। देखो, संविधान का बहुत सारा पार्ट जो था ना वो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था आपका 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी जो होता है ना उसको हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। आपका कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को ना कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो 29 नवंबर हो गया डेट ऑफ एडॉप्शन, या डेट ऑफ इनैक्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। उसको बोलते हैं 26 जनवरी को माना जाता है हमारे देश में डेट ऑफ कमेंसमेंट माना जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो क्लियर है, ये क्लियर वर्ड। अब वापस आ जाओ इस लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में क्या याद रखना है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ था ना 2 लैंग्वेज में तैयार हुआ था, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और इसको अडॉप्ट भी किया गया था, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। हिंदी जो था ना वो बेसिकली ट्रांसलेशन था आपका इंग्लिश वाले का, क्योंकि मेन काम इंग्लिश में किया गया था। अब इस पे ये हो गया कि इसका क्या जो हिंदी का ट्रांसलेशन है क्या कोर्ट इसको मानेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई दिक्कत होता है, किसी चीज़ की परिभाषा करनी होती है, तो उसका डेफिनेशन अल्टीमेटली कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो कोर्ट के सामने ये प्रॉब्लम आ गया, क्या हम लोग ट्रांसलेशन को मानेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ठीक है,
इसीलिए 1987 में जब राजीव गांधी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारे पार्लियामेंट ने पास किया 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया एक नया आर्टिकल। इस आर्टिकल का नाम था 394A। ठीक है, इस आर्टिकल का नाम रखा गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, उसका नाम था 394A। इसमें प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटेटिव हिंदी वर्जन या हिंदी ट्रांसलेशन इशू करवा सकते हैं या उसको जारी करवा सकते हैं। बाद में प्रेसिडेंट ने इसको ऑथराइज किया और फिर इसका एक हिंदी ऑथोरिटेटिव वर्जन आ गया जिसको कोर्ट भी मानेगा। ठीक है, तो हिंदी ऑथोरिटेटिव हिंदी वर्जन कब आया था? 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये याद रखना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था और उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी तैयार किया गया था। दोनों वर्जन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में इशू हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि एक अथॉरिटेटिव वर्जन चाहिए हिंदी का। तो राजीव गांधी के समय 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ। उसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा 394A, जिसमें प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया कि वो इसका एक अथॉरिटेटिव ट्रांसलेशन इशू करवा सकते हैं, जो कि किया गया। इसीलिए देखो, अब जो भी अमेंडमेंट होता है ना, वो हिंदी में भी आता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में, दोनों में आता है। और अगर हिंदी का जो अमेंडमेंट होगा उस पर कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, दूसरा आज 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल MRO फैसिलिटी। पहले जान लो MRO क्या होता है। MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। जैसे एयरक्राफ्ट होता है ना, जो एयरक्राफ्ट होगा इसमें आपको सर्विस करना होता है। सर्विस बेसिकली करना पड़ता है किसका? जैसे आपकी कार है, अगर आपकी कार खराब हो गई, ठीक है, तो उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करते हो? मैकेनिक के पास ले जाते हो, गराज में ले जाते हो, गराज में रोड के बगल में उसके पास, या जो कंपनी का ऑथराइज होता है वहाँ पे चले जाते हो। एयरक्राफ्ट के लिए जो ये जो गराज है ना, जहाँ इंजन को ठीक वगैरह किया जाता है, उसको कहते हैं MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ठीक है, ये जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल है ना, इसको सेटअप किया है सैफरान, एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये जो सैफरान कंपनी है ना, ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, उसने भारत में एक कंपनी खोला है, उसका नाम रखा है सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो इसका मतलब ये फ्रांस की कंपनी है। इसका जो इनॉग्रेशन था ना, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इसका मतलब वो दिल्ली में ही बैठे थे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे सेटअप किया गया? इसको सेटअप किया गया है एट द GMR, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कहाँ पे है? जो स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के पास ही। ठीक है, ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये प्राइवेट एयरपोर्ट है ये। और इसको डेवलप किसने किया है? GMR ग्रुप ने किया है। उसी के पास इसने अपना एक सेटअप किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका नाम रखा है GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क। इसी GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सैफरान ने सेटअप किया है अपना MRO। ये जो है ना, ये ग्लोबल सेंटर होगा सैफरान का, और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? लीप इंजन को। लीप होता है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन्स। ठीक है, ये दो तरह के एयरक्राफ्ट के इंजन्स को सर्विस करेगा। एक तो एयरबस का जो मॉडल है A320 नियो, एयरबस यूरोपियन कंपनी है, और बोइंग की जो कंपनी है ना, बोइंग अमेरिका की कंपनी है, इसका जो मॉडल है 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। ये इन दोनों इंजन का ना सर्विसिंग करेगा। ठीक है,
याद रखना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग है, ये अमेरिकन है। और सेकंड नंबर पे आपका एयरबस आता है जो यूरोप की कंपनी है। ठीक है, पहली बार है कि किसी ग्लोबल इंजन OEM फिर फुल फॉर्म, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है ना, जैसे एयरबस ने बनाया आपका ये प्लेन A320 नियो, एयरबस ने सारा चीज़ खुद नहीं बनाया होगा, इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनी से इसने लिया होगा। इसका बॉडी कहीं और बना होगा, इसका टायर कहीं और बना होगा, इंजन कहीं और बना होगा, सॉफ्टवेयर कहीं और बना होगा। जिस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदता है, इंजन खरीदता है, टायर खरीदता है, उसको कहते हैं OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सैफरन इंजन सप्लाई करता है, ठीक है, एयरबस को और बोइंग को। उस इंजन का ओवरहॉलिंग वगैरह कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। ठीक है, इसलिए पहली बार किसी ग्लोबल इंजन OEM मैन्युफैक्चरर ने भारत में अपना MRO ऑपरेशन सेटअप किया है, ये ध्यान रखना है इसमें। फिर ये आपका एक स्मार्ट बॉम्ब है, ये ना एयर टू सरफेस आपका एक तरह से समझो बॉम्ब है, ये मिसाइल नहीं है, बॉम्ब है आपका। इसका नाम है हैमर। एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इसका प्रोडक्शन अब भारत में होगा। तो एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? ये एग्रीमेंट हुआ है बेंगलोर बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस की कंपनी है। ठीक है, नवरत्न कंपनी है, सॉरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और फ्रांस की कंपनी है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, वो पीछे वाली न्यूज़ में आपने देखा था। दोनों इसके लिए एक जॉइंट वेंचर सेटअप करेंगे जिसमें दोनों कंपनी का शेयर होगा 50% 50%। बहुत सारे एग्जाम में देखना यही पूछ लेगा। ये जो जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें सैफरन का कितना होगा? 50%, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कितना होगा? 50% होगा। दोनों मैन्युफैक्चर करेंगे हैमर। हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, ये बेसिकली ना एक वेपन सिस्टम है, ये ऑर्डिनरी बम को ना एक स्मार्ट बम बना देता है। ठीक है, इसको अधिकतर यूज़ किया जाता था बंकर बस्टिंग के लिए, यानी कि जो बंकर में रहते हैं दूसरे सैनिक या टेररिस्ट रहते हैं, उसको भेदने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रेंज बताते हैं 70 किलोमीटर है आइडियल कंडीशंस में। ठीक है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था मई में, और उसने टारगेट किया था पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर हैमर बॉम्ब का यूज़ किया गया था बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और उस समय इस ऑपरेशन में किसको यूज़ किया गया था? राफेल को, क्योंकि अभी भारत में राफेल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, उसे में हैमर का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, फ्रांस ने हैमर सप्लाई किया है यूक्रेन को। ठीक है, और यूक्रेन में भी ये हाईली सक्सेसफुल हुआ है। इसका मतलब जो हैमर स्मार्ट बम है ना, इसका वर्ल्ड में डिमांड बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। इसीलिए फ्रांस ने क्या किया, ये फैक्ट्री सेटअप की है भारत में। अभी तो देखो टेक्नोलॉजी वहाँ से आएगा, बहुत सारे उसमें पार्ट्स वगैरह फ्रांस से आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली देखना क्या होगा, भारत में जो हैमर बनेगा ना, वो बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये इसका कहानी है, ये याद रखना, हैमर। फिर जो 5th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, ये फिर आपका न्यू दिल्ली में होगा। ये होगा 27 से 28 नवंबर न्यू दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? जितिन प्रसाद, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका थीम क्या है? एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। ये इसका थीम है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये जो है ना बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में बना रखा है UNIGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, उसका ये इंडिया चैप्टर है। बेसिकली देखो ये है क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक तो यही याद करना है कहाँ होगा, दिल्ली में। इनाग्रेशन किसने किया? जितिन प्रसाद ने। थीम क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइज़र कौन है? एक्चुअली इसका मेन मकसद है ना डिजिटल डिवाइड, एक शब्द यूज़ करते हो सुनते होगे। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि बहुत लोगों के पास ऐसे है ना वर्ल्ड में जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है,
और आप जानते हो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे बोला जाता है। इसका मतलब उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लाइफ में वो दूसरे लोगों से पिछड़ जाते हैं जिसका एक्सेस है इंटरनेट के पास। तो ये जो इंटरनेट गवर्नेंस है ना, ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये यूनाइटेड नेशंस की है, जिसका मेन उद्देश्य है कि ये जो डिजिटल डिवाइड है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, बहुतों के पास नहीं है, कैसे इसको कम किया जाए ताकि जो वंचित लोग हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जिसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता, उसको भी ये मिलना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पे बातचीत की जाएगी। पहला जो हुआ था ना, वो आपका हुआ था 2021 में, और ये हर साल होता है, तो इसीलिए 2025 वाला क्या होगा, 5th था आपका, यहाँ था, ठीक है। ठीक है, एक न्यूज़ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और उसमें ये कहा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी ऑफिसर्स होंगे, अब वो सारे रिटायर करेंगे 60 इयर्स का, ठीक है, 60 इयर्स पे करेंगे, सॉरी। देखो इसका बैकग्राउंड क्या है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्विसेज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाया है। उसमें ये था कि जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट ऑफिसर होते हैं या उसके नीचे रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे, वो रिटायर कर जाएंगे 57 ईयर्स के एज पे। कमांडेंट से ऊपर रैंक के जो ऑफिसर्स थे उनका रिटायरमेंट एज था 60 ईयर्स। कुछ लोगों ने केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। और ये जो था ना नियम कि कमांडेंट या उससे नीचे वाले 57 ईयर्स पे रिटायर करेंगे, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है रूल नंबर 20, ठीक है, क्लॉज 1 और 20 क्लॉज 2। इसको लेकर चले गए वो सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा ये वायलेशन होता है आर्टिकल 14 और 16 का। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़र में सब लोग एक समान हैं। और आर्टिकल 16 जो है ना, वो डिस्क्रिमिनेट, वो कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स वगैरह के आधार पे। हाई कोर्ट ने इनकी बात मान ली। उन्होंने कहा ये जो रूल बनाया है ना भारत सरकार ने कि कमांडेंट या उससे नीचे वाले 57 ईयर्स पे रिटायर हो जाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उसने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका मतलब अब कोस्ट गार्ड के जो भी ऑफिसर्स हैं वो अब रिटायर करेंगे कितने ईयर्स पे, 60 ईयर्स पे, यही ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा जान लो कोस्ट गार्ड के बारे में। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसको सेटअप किया गया था और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 फरवरी 1978 को, ठीक है। 1978 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। इसीलिए देखो 1 फरवरी को ना कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है भारत में। ये सेटअप किया गया था KF रुस्तम जी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। है ना, KF रुस्तम जी कमेटी था, उसने रिकमेंड किया था कि भारत में जो आपका लैंड के पास जो सी वाला एरिया है, ठीक है, या कोस्टल एरिया जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो इंडियन नेवी से लेकर कोस्ट गार्ड को दे दी जाए। तो उसमें स्मगलिंग हो गया, उसमें कोई डिज़ास्टर वगैरह होता है, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है ना वो कोस्ट गार्ड होता है, ठीक है। तो KF रुस्तम जी की बात मान ली भारत सरकार ने और 1 फरवरी 1978 को कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई, ठीक है। कोस्ट गार्ड जो है याद रखना ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी पूछता रहता है, तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये 3 चीज़ याद रखना आपका कोस्ट गार्ड के बारे में, ठीक है। और अभी कौन है कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल? अभी ना कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि, ठीक है। ये हैं कोस्ट गार्ड के फिलहाल डायरेक्टर जनरल, 26 डायरेक्टर जनरल है कोस्ट गार्ड के, ये तो याद रहेगा। असम गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है और उसको असम के असेंबली में पेश भी किया गया है। ये बिल बैन करता है पॉलीगैमी को। असम के CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने खुद इस बिल को टेबल किया है असम के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है।
बिल में डिफाइन किया गया है, अगर कोई आदमी जिसकी पहले से ही कोई वाइफ है, ठीक है, और उसके बाद वो फिर दूसरी शादी करता है बगैर पहली बीवी को तलाक दिए हुए, तो फिर उसको माना जाएगा पॉलीगैमी। इसका मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, ठीक है। इसको बैन किया गया है और इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई आदमी जानबूझकर ही करेगा, दूसरी बार शादी करता है ना पहली वाइफ के जिंदा रहते हुए, देखो अगर पहली वाइफ का डेथ हो गया या फिर पहली वाइफ का अगर मान लो डिवोर्स हो गया उसके साथ, उसके बाद अगर वो शादी करता है तो कोई इशू नहीं है। पहली वाइफ जिंदा है, उसके साथ डिवोर्स नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद उसने शादी कर ली, तो फिर उस पर फाइन कितना होगा, 7 ईयर्स का होगा, 7 ईयर्स का जेल हो सकता है, अप टू 7 ईयर्स का जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है उस पर, ठीक है। दूसरा जो है ना, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ये बात छुपाता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसके बाद फिर वो दूसरे से धोखे से शादी करता है, उसमें भी जेल टर्म कितना होगा, 10 ईयर्स का होगा, ठीक है, 10 ईयर्स का होगा आपका, यही इसमें लिखा हुआ है ना। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे उसके पेरेंट हो गए या फिर जो शादी करवाता है पंडित हो गया, काजी हो गया या विलेज पंचायत वगैरह हो गया, वो सब लपेटे में आएंगे, उनको पे भी जेल वगैरह होगा। उतना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन कहाँ है, एक्सेप्शन जो है ना, असम में जो एरिया 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, 6 शेड्यूल बेसिकली ट्राइबल एरिया होता है, और असम के जो भी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उसमें आपका ये बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखो ये बिल है, ठीक है, अभी ये पास हुआ नहीं है, जब पास होगा तो देखते हैं क्या कोई चेंज होता है या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल आपको यही याद रखना है कि किस स्टेट ने पॉलीगैमी को बैन करने के लिए बिल लाया है, वो है असम। इसमें ध्यान रखना, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, भारत में ना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, और मैरिज किस में आता है, वो सिविल कोड में आता है। तो भारत में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, उत्तराखंड में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था, तो उसके बाद जो पहला स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है वो उत्तराखंड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले गोवा में था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो असम में तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। सिविल कोड बेसिकली डील करता है मैरिज से, प्रॉपर्टी से, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी से, डिवोर्स वगैरह से डील करता है। तो भारत में जो भी मैरिज होता है ना, वो बेसिकली रिलीजन के बेसिस पे है। तो हिंदुओं का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है। हिंदू में भी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो पॉलीगैमी को अलाउ नहीं करता, और उसमें प्रोविजन है, यही 7 साल और 10 साल वाला प्रोविजन है जो यहाँ हिमंता विश्व शर्मा ने डाला है, ठीक है। दूसरा, मुस्लिम्स का जो शरिया लॉ होता है उसमें मुस्लिम्स को 4 शादी अलाउड होते हैं, ठीक है। लेकिन असम वाले में साफ कहा गया है कि इसमें किसी को कोई एक्सेप्शंस नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ किसके लिए होगा, जो एरिया शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स होंगे उस पर ये लागू नहीं होगा। बाकी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, सब पे पॉलीगैमी को बैन करने का प्रपोजल है। यहाँ तक ठीक है। फिर देखो, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया का जो पहला क्वांटम सिटी होगा वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, हैसरागाथियन, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा सही हो, ये कर्नाटका में होगा। बस इतना ही याद करना है। भारत का पहला क्वांटम सिटी कहाँ सेटअप हो रहा है, वो कर्नाटका में हो रहा है, ठीक है। हैसरागाथियन ये बेंगलुरु के पास ही है, ठीक है। इतना याद करना है। क्वांटम क्या होता है छोड़ो उसको, ये सब एटॉमिक फिजिक्स होता है बेसिकली। फिर 37 ईयर्स के बाद पहली बार इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली अपने शहीदों को याद किया। क्योंकि देखो, जब भी आपका वॉर होता है, जो भी उसमें शहीद होते हैं, इंडियन आर्मी हर साल उसका शहादत दिवस मनाता है। करगिल विजय दिवस, फिर ये विजय दिवस, वो विजय दिवस, सब मनाया जाता है। लेकिन जो ऑपरेशन पवन था, जिसमें लगभग इंडियन आर्मी के 1100 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बारे में आज तक कभी भी ऑफिशियली इंडियन आर्मी ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जिसमें उनको श्रद्धांजलि दिया जाए या उनको ऑनर किया जाए या ट्रिब्यूट दिया जाए। पहली बार इसको किया गया है ऑर्गेनाइज
नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको लीड किया था किसने, जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं, या इंडियन आर्मी में एक ही जनरल होता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने किया। ये तो ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे ना पूछेगा ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या है? 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धने के बीच एक इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था श्रीलंका के ईस्ट और नॉर्थ में जो तमिल मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री बनाने का, उसको ईलम बोलते हैं तमिल में। ठीक है, एक तमिल ईलम बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। और उस समय सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट था ना मिलिटेंट ग्रुप, वो था LTTE। वेलुपिलाई प्रभाकरन इसके हेड थे। आयरॉनिकली LTTE को खड़ा करने वाला भी भारत ही था। ठीक है, यही ट्रेनिंग देते थे, इन्होंने आम किया। जयवर्धने और राजीव गांधी की एग्रीमेंट जब हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने LTTE से पूछा भी नहीं था। फिर इंडियन उसमें क्या था कि इंडियन आर्मी जाएगी वहाँ पे, जो शांति समझौते को लागू करेगा, और अगर LTTE इसको नहीं मानता तो उसको डिज़ार्म किया जाएगा। LTTE ने इसको मानने से मना कर दिया। फिर इंडियन आर्मी और LTTE के बीच में ज़बरदस्त वॉर हुआ था और इंडियन आर्मी को बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, वो चैप्टर ऐसा है कि इंडियन आर्मी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। वो शुरू से लेकर अंत तक ऑपरेशन एक फेलियर ही था, पॉलिटिकल फेलियर था बेसिकली। मिलिट्री वाले को मत कहो, क्योंकि राजीव गांधी को जयवर्धने ने फंसा दिया था। ठीक है, जो भी था वो पॉलिटिकल इशू, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। आज फाइनली उनके साथ जस्टिस हुआ और ऑपरेशन पवन के तहत जो इंडियन सोल्जर्स जो उसमें शहीद हुए थे, उनको पहली बार उनके ब्रेवरी को एक्नॉलेज किया गया। ऑपरेशन पवन याद रखना बस। ठीक है, इतना ही है इसमें स्टोरी। फिर इसराइल। इसराइल को बहुत जगह आप देखते होगे ना, ये लिखते हैं ज़ायनिस्ट कंट्री। ठीक है, ज़ायनिस्ट का मतलब क्या होता है? ये लैंड है किसका? ज्यूज का। ज्यूज को हिंदी में हम लोग कहते हैं यहूदी। इसके जो प्रॉफिट है वो मूसा हैं। बाइबल देखो, बाइबल जो है ना, उसमें है एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, ये मोसेस का है, जिसको हिंदी में मूसा बोलते हैं। न्यू टेस्टामेंट जो है वो जीसस का है, जिसके बाद क्रिश्चियनिटी आया था। और तीसरा जो ग्रेट रिलीजन है ना, मुस्लिम, वो भी मानते हैं कि बाइबल एक होली बुक है। इसको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। अब्राहमिक रिलीजन में आता है ज्यूज, क्रिश्चियंस, और फिर आते हैं मुस्लिम्स। इनका फीचर क्या है? वन बुक, वन गॉड, वन प्ले और वन प्रॉफिट, यही है इनका। सबसे पुराना इसमें ज्यूज हैं। ठीक है, 1948 में आपका इजराइल बना। फिलिस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। फिलिस्तीन में रहते थे अरब। ठीक है, ज्यूज कहते थे कि वो हमारा होमलैंड है। क्यों? ज्यूज का जो स्टोरी है उसमें कहा जाता है कि 2700 ईयर्स बैक, ठीक है, 2700 साल पहले जो असेरियंस थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ से ज्यूज को एक्सपेल कर दिया था। बाद में इजिप्शियंस आए, उन्होंने भी उनको भगा दिया। उसके बाद ये पूरे विश्व में तितर बितर हो गए। क्रिश्चियंस, बहुत क्रिश्चियंस मानते हैं कि जो जीसस था उनको मरवाने में ज्यूज का हाथ था। ठीक है, उसी ने रोमन साम्राज्य में या रोमन राजा को उसने बताया कि ये यही जीसस है, और फिर रोम ने उसके कांटे ठुकवा दिए थे हाथ में। ठीक है, वो तो आप जानते हो, छोड़ो कहानी। फिर 1948 में यूनाइटेड नेशंस का रेवोल्यूशन पास हुआ, इजराइल का स्थापना हुआ। इजराइल फिलिस्तीन में तब से देखो मारामारी चल रहा है। इजराइल का एक स्टेटेड पॉलिसी है, ज्यूज जो है उनका होमलैंड है इजराइल, यानी कि वर्ल्ड में जहाँ भी ज्यूज है ना, वो इजराइल में आके कभी भी बच सकते हैं। इसके लिए ना उसने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसको कहते हैं आलिया इनिशिएटिव। इसमें यही है कि वर्ल्ड में जितने सारे ज्यूज हैं उसके बारे में पता करो और फिर उनको लाओ के बसाओ कहाँ पे? इजराइल में। इजरायली गवर्नमेंट ने आपका अनाउंस किया है, संडे का न्यूज़ है ये, परसों का। इजरायली कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें ये कहा गया भारत में 5800 ज्यूज जो रहते हैं जिनको
बेनाई मेनाशे, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, ठीक है। कम्युनिटी के जो ज्यूज है ना, उनको इसराइल ला के बसाया जाएगा, और ये काम कब तक पूरा हो सकता है? 2030 तक। देखो इससे पहले भी ना यहाँ से कुछ ज्यूज को बचाया गया है इसराइल में, वो वहाँ के आर्मी में भी शामिल थे। और अभी जो वॉर हुआ था ना इसराइल का हमास के साथ और फिर ईरान के साथ, उसमें ये लोग शहीद भी हुए थे। तो ये जो है ना बेनाई मेनाशी कम्युनिटी जो ज्यूज हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं मणिपुर और मिजोरम में, और इनको लॉस्ट ट्राइब बोला जाता है। यानी कि इनको ना 2700 साल पहले इसराइल, जो आज जो इसराइल है, वहाँ से बेदखल कर दिया गया था, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, ये लोग बेसिकली पाए जाते हैं मणिपुर और मिजोरम में, ठीक है। और इनको सेटल किया जाएगा कहाँ पे? इसराइल में किया जाएगा। फिर ये आपने सुना होगा हयाली गुबी वॉल्केनो, कहते हैं 12,000 साल के बाद इरप्ट किया है। कहाँ पे? इथियोपिया में। ये है कहाँ पे? अफार रीजन ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो ये अफार रीजन में वॉल्केनो था, 12,000 साल के बाद कहते हैं ये फूटा है। इसको ना एक शील्ड वॉल्केनो भी कहा जाता है। शील्ड वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी होता है ना। इसको शील्ड वॉल्केनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये एक शील्ड की तरह लगता है, ठीक है। इसके कहते हैं ये जो वॉल्केनो फटा था, तो फिर जो एशेस वगैरह थे, कुछ कह रहे हैं 14 किलोमीटर्स और कुछ कह रहे हैं 45 किलोमीटर्स तक ऊंचाई में गए। और ये जो राख निकला था वो फिर हवा के द्वारा बहता हुआ आया। इसने यमन को प्रभावित किया, ओमान, इंडिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान, अब ये कह रहे हैं कहाँ जा रहा है? चाइना। इसीलिए देखो बीच में एडवाइजरी इशू किया था भारत में डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, कि आप ओमान के तरफ ना फ्लाइट कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि इनकी राख वगैरह अगर हवाई जहाज के इंजन में चली जाए तो दुर्घटना हो सकती है। पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक है, आपने सुना भी होगा इसको, ठीक है। ये तो देखो करंट अफेयर्स वाला हो गया। लेकिन अगर ये ज्योग्राफी का भी टर्म है, और अगर आप कोई ज्योग्राफी जो एग्ज़ाम देते हो जिसमें ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, तो उसमें देखना ज़रूर रहेगा। एक वर्ड होता है मैग्मा और एक होता है लावा। ये देखो जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ है, ये कहते हैं क्या? सॉलिड है, रॉक का बना हुआ है। इसका जो अपर पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रस्ट, और इसी पे आपके पाए जाते हैं लैंड या फिर ओशंस। उसके नीचे होता है, उसको कहते हैं मेंटल। और सबसे बीच में जो होता है ना उसको कहते हैं कोर। ये देखो बिल्कुल कंसेंट्रिक नहीं है, मतलब गोल सा सर्कल नहीं है, इसमें जिगजैग भी होता है, तो हमें उसे छोड़ दो। क्रस्ट सॉलिड है, मैग्मा सॉरी मेंटल का जो अपर पार्ट है ना वो आपका पिघला हुआ है, उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये ना मेंटल का अपर पार्ट है जो पिघला हुआ है, यानी कि पिघला हुआ क्या है? रॉक्स है। यहीं पे पाया जाता है आपका मैग्मा। ये ना इकट्ठे होने लगते हैं, उसको मैग्मा पूल बोलते हैं। फिर क्योंकि ये गर्म है, यहाँ पे गैस का जनरेशन होता है, तो गैस क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है जस्ट ऊपर। ऊपर क्या है? रॉक्स है। तो फिर क्या होगा? जहाँ पे रॉक्स थोड़ा कमज़ोर हो गया उसको तोड़ता हुआ ये ऊपर की ओर आता है, फिर अर्थ के सरफेस पे आ गया, ये फिर ज्वालामुखी के रूप में फटना शुरू हो जाता है। इसमें से क्या निकलता है? आपका ऐश निकलता है, गैस निकलता है और हॉट मोल्टन रॉक्स निकलता है। इसी को तो ज्वालामुखी या वॉल्केनो बोलते हैं ना। तो जब तक वो ज़मीन के अंदर है तब तक कहलाएगा मैग्मा। ज़मीन के ऊपर आते ही उसके सारे गैस वगैरह निकल जाते हैं, वो कहलाता है क्या? लावा कहलाता है। उसमें सिर्फ क्या होता है? मोल्टन रॉक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर समय के साथ ये लावा क्या होगा? जम जाएगा और ये परिवर्तित हो जाता है इग्नियस रॉक्स में। यहाँ पे आपको बहुत तरह के मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, इग्नियस रॉक्स में। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है। मैग्मा, लावा क्या होता है, इग्नियस रॉक्स क्या होता है।
तो क्या भारत में वॉल्केनोज पाए जाते हैं? हाँ, भारत में भी पाए जाते हैं। एक एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव का मतलब है ना इसमें से अभी भी गैस निकल रहा है, ऐश निकल रहा है, इरप्शंस होता रहता है। भारत में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर वो वॉल्केनो जिसमें रिसेंटली कोई इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, उसको कहते हैं सुषुप्त, यानी कि डॉर्मेंट वॉल्केनो है। भारत में जो डॉर्मेंट वॉल्केनो है वो है नारकंडम। नारकंडम भी है, वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। फिर भारत में एक ही एक्टिव मड वॉल्केनो है, इसमें से ना मिट्टी निकलती है, वो कहाँ पे है? बारातांग। ठीक है, बारातांग भी कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। यानी कि तीनों कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में इंडिया ने जो 25th समर डेफ ओलंपिक्स हुआ था टोक्यो जापान में, उसमें 20 मेडल जीते हैं। डेफ ओलंपिक्स का मतलब होता है इसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं जो डेफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते। तो 25th समर डेफ ओलंपिक्स ये हुआ था टोक्यो जापान में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, उसने किया था। भारत ने कितने मेडल जीते? 20 मेडल्स, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। अभी तक के इतिहास में समर डेफ ओलंपिक्स के इतिहास में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल टोक्यो में जीता है। और 620 में से 16 जो मेडल है ना वो किसने जीता? शूटर्स ने जीता आपका। ठीक है, भारत के लिए जो पहला मेडल था वो जीता धनुष श्रीकांत ने, और वो भी जीता क्या? गोल्ड। किसमें? 10 मीटर्स एयर राइफल प्रतियोगिता में, और साथ में उन्होंने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लोमा स्वेन, उन्होंने पहली बार डेफ ओलंपिक्स में एक मेडल जीता, वो जीता किसमें? कराटे में जीता था। ठीक है, ये तो याद रहेगा। थोड़ा सा कर लेते हैं डेफ ओलंपिक्स। जैसे विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स होता है ना, उसी तरह इसमें विंटर और समर डेफ ओलंपिक्स होता है। और ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। इसका मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इसका कोई मतलब नहीं है, और इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स से पैरालंपिक्स कमेटी से भी इसका कोई संबंध नहीं है, अलग बॉडी है। पहला समर डेफ ओलंपिक्स जो हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था 1924 में, और जो पहला विंटर था ना डेफ ओलंपिक्स ये हुआ था ऑस्ट्रिया 1949 में। ये हर 4 साल के बाद होता है। ठीक है, जैसे ओलंपिक्स होता है 4 साल के बाद, ये भी 4 साल के बाद होता है, लेकिन इसमें एक यूनिक है। ये कब होगा? जब ओलंपिक्स गेम हो जाएगा ना उसके बाद होगा। जैसे समर ओलंपिक्स हुआ था 2024 में, पेरिस में हुआ था, इसलिए देखो 25 में समर ओलंपिक्स हो रहा है। जो विंटर ओलंपिक्स है ना, विंटर ओलंपिक्स ये 2026 मिलानो कोटाना यानी कि इटली में होने वाला है। इसका मतलब जो विंटर होगा डेफ ओलंपिक्स है ना, 26 के बाद कौन सा साल आएगा? 2027 में होगा। तो ये होता है 4-4 साल पे, लेकिन जब ओलंपिक्स होगा तो उसके अगले साल ये होगा, ये फिक्स होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुजान। लुजान कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। और फिलहाल इसके कितने मेंबर्स हैं? 117 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। फिर कबड्डी में इंडियन वुमेन टीम ने लगातार दूसरी बार वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल जीता। इंडियन टीम ने किसको हरा दिया? चाइनीज ताइपे को। इसको हम लोग ताइवान के नाम से भी जानते हैं। ये जो कबड्डी का था ना 2025 में जो हुआ था, ये 13 साल के बाद देखो हो रहा है। पिछला कब हुआ था? 2012 पटना में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था। ठीक है, तो 2025 वाला सारा मैच जो हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, उसमें भारत ने हरा दिया किसको? चाइनीज ताइपे को, और ये जीत गया। कितने टीम इसमें खेल रहे थे? 11। ये टीम के नाम हैं। और जो संजू देवी थी इंडिया की, उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप माना गया है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, Israel has agreed to resettle 5,800 Jews living in India and belonging to the Bnai Menashe community in Israel by 2030. The Bnai Menashe Jewish community is found in which state of India? Option A Mizoram, B Arunachal, C Maharashtra, D Kerala, E none of these. देखो
ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में है, 2 स्टेट में है, मणिपुर और मिजोरम। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? मिजोरम। सेकंड, हाईली गुब्बी वोल्केनो which erupted after 12,000 years is situated in which country? Yemen, Ethiopia, Sudan, Papua New Guinea, none of these. ठीक है, ये कहाँ हुआ था? अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया। थर्ड, द इंडियन आर्मी आफ्टर 37 years paid tributes to its soldiers who died during Operation Pawan. Which of the following is true about Operation Pawan? A. It was launched by the Indian Army against the insurgents in the northeast. B. It was launched by the Indian Army under the UN peacekeeping operation in Lebanon. C. It was launched by the Indian Army to evacuate Indians from Afghanistan. D. It was launched by the Indian Army in Sri Lanka in 1987. E. None of these. आप जानते हो ऑपरेशन पवन किसके खिलाफ लॉन्च किया गया था? श्रीलंका में लॉन्च किया गया था टू इन्फोर्स इंडो श्रीलंका पीस एग्रीमेंट एंड टू डिजार्म LTTE। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज फिक्स्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एट ऑप्शन ए 57 years, ऑप्शन बी 58 years, ऑप्शन सी 60 years, ऑप्शन डी 62 years, ऑप्शन ई 65 years। इसका आंसर क्या होगा? सी 60 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन कंपनी विल सेट अप अ जॉइंट वेंचर विद सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ऑफ फ्रांस टू मैन्युफैक्चर हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स इन इंडिया? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ई नन ऑफ दीज। ये एग्रीमेंट किया गया किसके साथ? भारत सरकार की जो कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।